नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस सेगमेंट में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। और आपको बता दें, दुनिया भर में अस्थमा की एक ऐसी बीमारी है, करोड़ों लोगों में यह बीमारी बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण भी आए दिन बढ़ रहा है, तो प्रदूषण के चलते यह बीमारी और विकराल रूप लेती जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस बीमारी से पीड़ित ना हो, और अगर इस बीमारी से आपका वास्ता पड़ भी जाए तो आप क्या करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो हॉस्पिटल में छाती एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव चौधरी जी। इनसे जानेंगे कि आखिर इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, क्या इसकी रोकथाम है, क्या इसके लक्षण है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो साहब, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। तो साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अस्थमा क्या है। ये एक अस्थमा एक तरह की एलर्जी है, दमा जिसको हम इसीलिए हिंदी में कहते हैं। अस्थमा एक श्वास संबंधी रोग है जो जिसमें होता क्या है कि सांस की नलियों की जो छोटी नलियां हैं सांस की हमारी, उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है और वो बहुत सिकुड़ के बहुत छोटी हो जाती है, जिससे जो हवा है, जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, उसको जाने में कठिनाई होती है। तो इससे हमें सांस लेने की तकलीफ बनती है मुख्यतः। और भी लक्षण होते हैं, और मुख्यतः आपको सांस की तकलीफ बनती है क्योंकि जो सांस की जो छोटी नलियाँ है वहाँ बहुत सिकुड़न पैदा हो गई है और वो हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इसके लक्षणों की, क्योंकि हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तो पेशेंट को किस तरह के लक्षण शुरुआती दौर में दिखाई देंगे इस बीमारी के आने से पहले? लक्षण मुख्यतः सांस की तकलीफ ही होगी सबसे पहले। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये ना एक मुख्य तौर पर ना एक जेनेटिक आनुवंशिक बीमारी है। मतलब आनुवंशिकता इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर मेरे माता पिता, बाबा दादी और बुआ चाचा इनको रही है तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि मुझे भी वो रहेगी। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट मुख्यतः जो सिम्टम जो होंगे वो ज़्यादातर आपको बचपन में या बच्चा जब बड़ा हो रहा है तभी आपको महसूस होंगे कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, रात को पसलियाँ चलेंगी, छाती से साएँ साएँ की आवाज़ें आएंगी, जैसे सीटी की आवाज़ आती है। जैसे हम सीटी बजाते तो एक तीखी सी एक आवाज़ आती है, क्योंकि सांस की नलियाँ सिकुड़ी हुई हैं तो उसमें हवा अच्छे से जा नहीं रही है, तो सीटी की जैसे हवा सीटी से गुजर रही है, इस तरह की आवाज़ आती है। सूखी खांसी होगी, कुछ केसों में थोड़ा बलगम भी आ सकता है जी। और बहुत ज़्यादा हंसने पर अगर किसी को खांसी आती है बहुत ज़्यादा जी, तो ये भी एक कारण होता है कि आपको एक इंडिकेटर है कि आपको अस्थमा हो सकता है। तो मुख्यतः सांस की तकलीफ़, सूखी खांसी, पसलियों का चलना, छाती से गड़गड़ाहट या सीटी की आवाज़ें आना और बहुत ज़्यादा हंसने पर खांसी आना। तो सब आपने बहुत सारे लक्षण बताए। अगर कहीं ना कहीं पेशेंट को ये लक्षण सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्लियर करने के लिए हमें कोई टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम क्या टेस्ट करा सकते हैं? देखिए, अस्थमा का डायग्नोसिस जो होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस माने कि एक स्पेशलिस्ट ही आपको सिम्टम्स के, आपके लक्षणों के तौर पे ही बता सकता है कि आपको एक है अस्थमा है। दूसरा, इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें एक कंप्यूटर में फेफड़े द्वारा, मतलब फूंक मार के एक टेस्ट, फूंक मारने का जो टेस्ट होता है कंप्यूटर का, तो बंदा फूंक मारता है तो उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं जिसको देखते हैं कि उसमें सांस की नली में कितनी सिकुड़न है। उस जैसे FEV1 व FVC जो होता है, उसे एक मुख्य जो पैरामीटर है, अगर वो 70 से कम है तो एक काफ़ी हद तक ये कंफर्मेशन है कि ये एक अस्थमा हो सकता है। आपने पैरामीटर की बात की कि अगर वो 70 से कम है, तो मिनिमम 70 और हाईएस्ट क्या, इसका भी कुछ नहीं? वो एक टेक्निकल पैरामीटर है जो PFT टेस्ट में जो निकलता है। बहुत सारे पैरामीटर निकलते हैं, FEV1, FVC, FEV1/FVC रेशियो, PFR, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ये बताता है आप किस स्पीड से आप हवा छोड़ पा रहे हैं जी। अगर आपकी छोड़ने की रफ्तार, जो बंदा उसमें फूंक मार रहा है और वो बहुत कम है, तो ये मुख्यतः कारण है कि सांस की नलियाँ सिकुड़ी हुई हैं और हवा उससे पास नहीं हो पा रही है, इसलिए उसमें 70 से कम जो वैल्यू आती है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है सांस की नलियों में, इसी वजह से हवा पूरी नहीं छोड़ पा रहा है। डॉक्टर साहब, बात करें किन कारणों से अस्थमा हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्यतः सबसे बड़ा कारण है इसमें आनुवंशिकता जी। तो अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि पेरेंट्स को या बाबा दादी को, चाचा बुआ को अगर रहा है जी, हिस्ट्री मतलब फैमिली हिस्ट्री, मतलब मेरी अपनी साइड की हिस्ट्री जी, आपके पार्टनर की हिस्ट्री नहीं, तो काफ़ी हद तक आपको
सतर्क रहना होगा कि कभी भी जब ऐसे लक्षण बने, बच्चे को बड़ा हो रहा है तो कि सांस की तकलीफ होती है, रात में ऐसे छाती में साए साए की आवाज़ आती है, तो आप ज़रूर फिर एक विशेषज्ञ से मिले। तो एक ये कारण होता है आनुवंशिकता सबसे बड़ा। दूसरा होता है वातावरण, कि वातावरण में जो पॉल्यूशन है ना, जो इस तरह का हमारा खान पान है, तो इस वजह से इन्वायरमेंट इंड्यूस अस्थमा जो होता है, क्योंकि उसी से एलर्जी बनती है। किसी को अब जैसे अब गेहूं कटाई का सीज़न है जी। तो जो रनी उड़ती है जो गेहूं कटने के बाद, इससे बहुत लोगों को तकलीफ बनती है जी। तो उसमें काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे अगर टेस्ट कराएं तो वो अस्थमा निकलेगा। कि मेरे को किसी को मौसम बदलने पे, ठंडा खट्टा खाने से, पॉल्यूशन से, धूल धुएं मिट्टी से ये अगर ये तकलीफ़ें बढ़ती है तो काफ़ी हद तक कारण है कि वो एक अस्थमा हो सकता है। नॉर्मल एलर्जी भी हो सकती है बट अस्थमा भी हो सकता है। कुछ होता है किसी बच्चों को बचपन में अगर ये बार बार इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया हुआ है, तो वो भी आगे चल के चांसेस बढ़ सकते हैं। चांसेस है कि आगे चल कर अस्थमा का रूप है। जैसे भी मौसम बदलेगा उसको ये तकलीफ बनेगी बच्चे को, कि उसको ये जब भी मौसम चेंज होगा कि सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार ये हो सकता है। तो ये 3-4 मुख्य कारण हैं जो अस्थमा के होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इस बीमारी की चपेट में मुख्यतः अधिकतम अगर बात करें किस उम्र का व्यक्ति, बच्चा, वयस्क या वृद्ध? देखिए जैसे बताया आनुवंशिकता एक बड़ा कारण है, तो ज़्यादातर बच्चे, यंग बच्चे है ना, 10 साल, 12, 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे जी, और 20-30 साल के, ये जो यंग पॉपुलेशन जो है इसमें, क्योंकि अस्थमा ऐसी बीमारी है शुरू से सबको पता चल जाती है जी। एक इसका सब टाइप भी होता है एडल्ट अस्थमा जिसको बोलते हैं, वो 40 के बाद जाके पता चलता है जी। बट ये है कि मुख्यतः मैक्सिमम लोगों को अस्थमा बचपन से ही पता चल जाता है कि उसको हर जब भी मौसम बदलेगा या धुएं मिट्टी में जाएगा तो तकलीफ बढ़ेगी, सांस की तकलीफ होगी, तो वो हो सकता है कि वो पूरा अस्थमा ही है। तो ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन में आपको ये मिलेगा बनस्पत ओल्ड एज के। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया तो कितना खतरनाक है? देखिए अस्थमा एक बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि सांस है तो प्राण है जी, है ना। अगर किसी की सांस ही नहीं रुक गई तो सब कुछ ही रुक गया, तो खतरनाक बहुत बीमारी है। पर अच्छी बात यह है कि ये इसका इलाज बहुत पूर्ण तरह से 100% संभव इलाज है इसका। तो इसलिए आप अस्थमा को हल्के में ना लें, है ना। एक घातक बीमारी है सांस की। तो अस्थमा के अटैक जैसे आते हैं तो तुरंत आपके पास एक दवा का होना ज़रूरी है। आपने सुना होगा दमा का जब अटैक आता है तो बंदा पंप के बिना 2-4 मिनट भी नहीं रुक पाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि बीमारी भयानक है लेकिन इलाज संभव है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज ही नहीं मिल पाता पेशेंट को। लेकिन ये अगर किसी को अस्थमा है, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इलाज की अगर हम बात करें, इसका इलाज कितने दिन के चलता है, कितना लंबा इसका इलाज होता है? देखिए इलाज इसका एक ही है, जो हम दवा जो देते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिनको बोलते हैं। स्टेरॉइड्स हैं जो 2 ही तरह से दिए जाते हैं, या तो पंप के थ्रू, यंग बच्चा है तो पंप ले लेता है क्योंकि पंप को दबाकर जोर से खींचना है वो खींच सकता है। जो थोड़े ओल्ड एज लोग हैं, या फिर इसी दवा को हम उससे दे सकते हैं, इन्हीं स्टेरॉइड्स को हम दे सकते हैं नेबुलाइजर से। नेबुलाइजर की फॉर्म में उसमें मास्क, नेबुलाइजर में दवा डाल के मास्क लगा के आप दवा ले सकते हो। तो ये 2 डिलीवरी मेथड हैं दवा। इसका इलाज सिर्फ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। यहाँ मैं एक बहुत पुराना मिथ क्लियर करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में कि यार स्टेरॉइड्स एक आज के टाइम में ऐसा है कि यार बहुत खतरनाक दवा होती है। स्टेरॉइड्स खतरनाक होते हैं अगर आप लंबे समय तक खाते नहीं। तो ये जो डोज हम देते हैं इसमें, जो इनहेल्ड, जो सांस जो पंप के थ्रू जो जाती है, वो 1/100 डोज होती है। अगर 1 मिलीग्राम में किसी को गोली दूं स्टेरॉइड की, इसमें 1/100 यानी कि कुल 0.01 ग्राम जाएगी, मतलब 100 मिलीग्राम के बराबर दवा जाएगी इनहेलर के थ्रू, क्योंकि वो उसकी डोजिंग ही माइक्रोग्राम में होती है। तो एक भ्रांति होती है कि स्टेरॉइड में इतने लंबे तो मैं खाऊंगा तो मेरा तो शरीर खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सारा आप पूरे 100 साल तक आप ये इनहेल्ड स्टेरॉइड ले सकते हैं, क्योंकि वही इलाज है उसका। स्टेरॉइड जो जाएंगे वही जाके उनकी सांस की नलियों को खोल सकते हैं और वहाँ पे जो सूजन है सांस की नलियों को उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसलिए आप, क्योंकि एक इतनी ना के बराबर डोज है इसके अंदर, इनहेलर के अंदर, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव लंबे समय तक भी लेने पे
आपके शरीर पे नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब कितने लंबे समय तक ये लेनी पड़ती है स्टेरॉइड जो आपने बताया, इनहेलर कितने मैं दिन वही तक बताया, इस्तेमाल? इनहेलर देखिए 2 तरह से दिए जाते हैं अस्थमा का इलाज में। जी एक तो होता है जो कंटिन्यू इनहेलर चलेगा, जी। जो मुझे सुबह शाम लेना है। जी एक होता है इमरजेंसी इनहेलर, मेरे पास लेवोलिन का या अस्थलीन का जो इनहेलर होता है, वो हमेशा अस्थमा के मरीज़ के पास होना चाहिए। और जो जिनको अस्थमा है वो जानते हैं इस चीज़ को जी। कि वो हमेशा रखते हैं अपने पास, क्योंकि अस्थमा का अटैक कहाँ आ जाए कब आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए वो इमरजेंसी का इनहेलर हमेशा उनके पास होता है। वो उसको हिलाएंगे, 2 पफ लेंगे, बिल्कुल ठीक तो हो रिलीफ जाएंगे। मिल जाएगा। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी या इसमें भी देखा होगा कि दमा का पंप सबके अपने पास होता है और उसके बिना बंदा बिल्कुल मरने की स्थिति पे हो जाता है। तो 2 ही इनहेलर चलते हैं, और क्योंकि डोज इतनी कम है तो इस भ्रांति को हो सकता है हम मिटा पाएँ इस बात से कि 1/, क्योंकि 100 डोज है तो वो ना के बराबर डोज है, और आपको उसको लगभग जीवन भर ले सकते हैं, जिसका ना के बराबर कोई दुष्प्रभाव है आपके शरीर पे। हाँ, कहीं ना कहीं अगर इलाज आपने करा लिया, दवाई आपने खा ली, दवाई के बाद भी आपको फ्रिज रखना होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब किस तरीके का फ्रिज रखना अनिवार्य होता है इसमें? फ्रिज जैसे आपको कारण पहचानने होंगे, मेरे को जैसे पता लग जाए कि मैं वातावरण बदलने पे होता है जी। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सजग रहना है कि मैं, जैसे ठंडी का मौसम आया है जी। तो अचानक से कि भाई ठंडी में बाहर नहीं निकलो, या मौसम बदल रहा है तो उस वक्त विशेष थोड़ा अपना ध्यान रखें। बच्चों का खासकर, बच्चे हैं जब, तो वो सर्दी में गर्मी में मौसम बदल रहा है, बाहर खेल रहे हैं, तो काफ़ी कारण है फिर उनको अस्थमा का अटैक वहाँ आ सकता है। जी। दूसरा कि धूल धुआं मिट्टी जिससे मेरे को हो रहा है, ठीक, तो उसका थोड़ा रखना है। आनुवांशिकता का तो आप नहीं कुछ कर सकते, वो तो अगर है तो वो आपको है, तो इसलिए हमेशा एक इनहेलर उसके पास ज़रूरी है, बच्चे मतलब रोगी के पास। डॉक्टर साहब मैं एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूँगा। अभी आपने बात की दमा, दम के साथ इजाज़, दमा और अस्थमा क्या एक ही है या अलग अलग चीज़ें हैं? दोनों एक ही बात है। अस्थमा हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, दमा इसका हिंदी नाम है। जी। दोनों एक ही बात है। इसी के बिल्कुल मिलती जुलती इससे एक बीमारी होती है COPD, जो जिसको हम बुढ़ापे का दमा बोलते हैं। जी। बिल्कुल सेम होती है ना, लक्षण बिल्कुल सेम है, इलाज भी दोनों का सेम है, वही इनहेलर नेबुलाइजर ही चलता है दोनों में। बस फ़र्क इतना होता है कि वो बूढ़ों में पाई जाती है और वो स्मोकिंग से होती है। जी। अस्थमा आनुवांशिकता और वातावरण से होती है। COPD होता है 90% ऑफ द केसेस आपके स्मोकिंग से, आप ये बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू के सेवन से मुख्यतः। तो वो बस यही फ़र्क है कि कारण उनमें दोनों में अलग हैं, पर बीमारी दोनों लगभग सेम है। 2 ही मुख्य कारण कि वो बूढ़ों में ज़्यादातर मिलेगी जो स्मोक कर रहे हैं, है ना, और ये यंग पॉपुलेशन में मिलेगी जो जिनमें आनुवांशिकता या वातावरण या और अन्य जो कारण है इसके। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। हमें दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, अभी हम चर्चा कर रहे थे अस्थमा के विषय पर। डॉक्टर गौरव चौधरी से हमने जाना कि अस्थमा क्या है, किन कारणों से फैलती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज है। इनका कहना है कि बीमारी खतरनाक जरूर है लेकिन इलाज संभव है। लेकिन इलाज के बाद भी जो डॉक्टर साहब ने मुख्य बात बताई वह यह है कि आपको इलाज करवाने के बाद भी परहेज रखने होंगे। जिन व्यक्ति को एलर्जी गले में होती है, मौसम परिवर्तन जब होता है तो अस्थमा के मरीज बढ़ते हैं, एलर्जी गले में होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए आपको अपने बचाव करने होंगे। चिकनाई आपको अधिक सेवन नहीं करना है। तो इस तरीके के कई सारे फ्रिज है जो आप रख सकते हैं, मिट्टी से धूल से आप बच सकते हैं, स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। ये सभी लक्षण अगर आपको पहले दिखाई दे रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको परहेज करना होगा, और समय पे अगर आप दवाई लेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगले सप्ताह फिर आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।